हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने एनिमल किंगडम में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक कर लिया था, फ्लैटवर्म्स तक। अब नया फाइलम शुरू कर रहे हैं, दैट इज फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स एंड these are commonly called as roundworm। याद रखना, these are commonly called as राउंड वॉर्म्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप जैसे ये लंबा सा वॉर्म जैसा है, अगर इसको आप कट करोगे क्रॉस सेक्शन में तो ये सर्कुलर दिखेगा। इन क्रॉस सेक्शन दे लुक राउंड। इन क्रॉस सेक्शन दे लुक राउंड, इन्हीं को क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स। क्लियर? तो ये ध्यान देना। उसके बाद जैसे हर फाइलम में मैंने बताया था आपको क्या सोचना है, हैबिटेट, कहाँ रहते हैं ये, सॉरी। तो हैबिटेट में दीज आर क्या है, ये एक्वेटिक भी हैं, मीन्स इन वाटर, लिव इन वाटर। टेरेस्ट्रियल भी है, मीन्स ऑन लैंड, दे लिव ऑन लैंड पे भी प्रेजेंट है ये। फिर दीज आर पैरासाइट भी है ये ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। क्लियर? तो एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, पैरासाइट भी है, ये कुछ इसमें से फ्री लिविंग भी है। तो इस तरह से इनका हैबिटेट है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो सब आपको सोचना है। तो मैंने बताया था आपको, सोचो ये डिप्लो है या ट्रिप्लो है। तो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री कैसी है इनकी? तो दीज आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, यानी इनकी सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट इनका फीचर है दैट इज सिलोम कैसा है? तो दीज आर स्यूडोसिलोमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्यूडोसिलोमेट। दीज आर स्यूडोसिलोमेट। क्लियर? वे स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ये याद रखना आपको। देन कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका? तो इनमें ऑर्गन सिस्टम है। सबसे पहले इन्हीं में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, मींस एक सिस्टम यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें सबसे पहले यही मिला था। क्लियर? तो यहां पे क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो यहाँ ऑर्गन सिस्टम था वो क्या था? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। कंप्लीट, सबसे पहले यहीं पे हमें एक सिस्टम मिला, वो था डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो कंप्लीट था। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? इसीलिए हमने कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। अब नेक्स्ट फीचर क्या है? अब हम सब सोच चुके हैं ये डिप्लोब्लास्टिक है, किस तरह का बॉडी प्लान है। तो बॉडी प्लान कैसे है इनमें? बॉडी प्लान इनमें ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान है। फिर सिमेट्री कैसी है, ये सब हमने सोच लिया है। अब हमें पार्टिकुलर इनके सिस्टम पे सोचना है। हर फाइलम के साथ आपको ऐसे ही करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है या नहीं है, फिर है तो कैसा है, इस तरह से। फिर
उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, उनका नर्वस सिस्टम कैसा है, फिर उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, हर सिस्टम पे आपको सोचना है। क्लियर? तो देखो नेक्स्ट अब सोचेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देखो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बच्चों कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव, कंप्लीट का मतलब दोनों ओपनिंग होती है, माउथ भी एंड इनस भी। ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। उसके बाद कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स। क्लियर? तो वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स है, मतलब इनके फैरिंग्स रीजन में काफी वेल डेवलप्ड मसल्स प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारे वेल डेवलप्ड मसल्स कहाँ है? इनके फैरिंग्स में, मतलब इनके फैरिंग्स में मसल्स प्रेजेंट है। क्लियर? ये ध्यान रखना आपको। हमारे में भी वेल डेवलप्ड मसल्स होते हैं। इसका फायदा क्या है बच्चों? ये किसी चीज को सॉलो कर सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके अंदर ले सकते हैं, सॉलोइंग। तो अब मतलब वहां तक ऐसा नहीं था, प्लेटिहेल्मिन्थ्स तक नहीं था, वो कुछ के पास तो डाइजेस्टिव सिस्टम था ही नहीं, जैसे टेपवर्म थे। यहाँ पे क्या है, अब ये सॉलो ऐसे हम करते हैं ना, तो सॉलो कर सकते हैं। ये फायदा है किस चीज का? वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स का। तो वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स, इसका मतलब ये है मींस कैन सॉलो फूड। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद आते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो अभी तक कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहां तक भी आपको नहीं मिलेगा। तो रेस्पिरेशन कैसे होगा? रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस, ये याद रखना है, occurs through body surface। क्लियर? किससे? बाय द प्रोसेस ऑफ, बोलो, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन occurs through body surface by the process of diffusion। क्लियर? ये हो गया सारा। उसके बाद नेक्स्ट इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें है ही नहीं, खत्म, एब्सेंट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो यहां पे क्या है, ट्यूब्स होती हैं, इस तरह की एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं इनके बॉडी में। ऐसे एक एक्सक्रीटरी ट्यूब हो गया, एक यहां आपको एक्सक्रीटरी ट्यूब मिला, इस तरह का एक्सक्रीटरी ट्यूब है। फिर आपस में भी ये ट्यूब्स कनेक्टेड हैं, इस तरह से भी एक्सक्रीटरी ट्यूब है। तो बहुत सारी एक्सक्रीटरी ट्यूब्स मिलती हैं जो आपस में ज्वाइन होकर एक एच शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, और इस एच शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम है क्या? रेनेट सेल। क्या है बच्चों? रेनेट सेल। तो ये रेनेट सेल है, एच शेप्ड स्ट्रक्चर। तो रेनेट सेल इज एच शेप्ड structure that is involved in excretion and osmoregulation। तो excretion and osmoregulation में ये इन्वॉल्व होता है बच्चों, excretion and osmoregulation में क्या? रेनेट सेल। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। अब ये क्या है? ट्यूब्स हैं। देखो ये भी एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है, एक्सक्रीटरी ट्यूब है, ये भी एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है, ये भी एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है।
ये सारे क्या है, एक्सक्रीटरी पोर्स, इनको बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर्स। क्लियर? तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है देखो, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स रिमूव बॉडी वेस्टेज, जो भी इनका बॉडी वेस्ट है, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा उसके बाद जो वेस्ट बनेगा, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स रिमूव बॉडी वेस्टेज फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। क्लियर? तो ये जो है बॉडी कैविटी में होते हैं और ये बाहर की तरफ खुलते हैं। ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, समझो कि एक्सक्रीटरी ट्यूब्स जो है लंबे लंबे स्ट्रक्चर हैं ट्यूब जैसे, ये बॉडी कैविटी से लेकर बॉडी सरफेस तक प्रेजेंट है। और बॉडी सरफेस पे क्या है, बॉडी सरफेस पे एक्सक्रीटरी पोर्स हैं, वहीं से बॉडी वेस्टेज बाहर हो जाएगी, ये याद रखना है। और एक चीज और याद रखना आपको, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स join to each other and form Rennet cell and that is H-shaped structure। तो रेनेट सेल कैसे बनेगा, जब एक्सक्रीटरी ट्यूब्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी या कंबाइन हो जाएंगी तो क्या बनाती हैं, रेनेट सेल, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। क्लियर? तो ये याद रखना है आपको। तो ये बच्चों इसको आप जल्दी से नोट करो, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्लियर? तो ये हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, अब और इनकी बॉडी में कोई भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है या कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्टली हम आएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, वो आपको ध्यान देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रखना है, यहां पे सेक्सेस आर सेपरेट, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सेस आर सेपरेट और डायोसियस कंडीशन, ये याद रखना है। क्या है बच्चों, डायोसियस है, सेक्सेस आर सेपरेट और डायोसियस कंडीशन। डायोसियस मतलब या सेक्सेस आर सेपरेट मतलब दो सेपरेट मेल एंड फीमेल बॉडी होगी, यहाँ पे दो सेपरेट मेल एंड फीमेल बॉडी होगी। सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब ध्यान समझना। अब कैसे होगी, तो एक मेल बॉडी होगा, दिस इज मेल, और जो डायग्राम मैंने बनाया है ये किसका बनाया है, मेल एस्कैरिस। एस्कैरिस इसका मेंबर है, किसका,
फाइलम स्केहेलमिन्स का। तो डायोसियस है मतलब एक मेल भी होगा एक फीमेल भी होगी। फीमेल जो है वो कॉम्प्लान गर्ल है, मतलब उसने कॉम्प्लान पिया है, तो मर्द से मेल से वो लंबी होगी या छोटी होगी? लंबी होगी। गुड। तो देखो ये बिल्कुल लंबी सी होगी, इस तरह की, इस तरह से ये लंबी होगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो फीमेल है वो लंबी होगी। तो मेल इज फर्स्ट स्मॉलर, ये फीमेल स्कैरिस है, फीमेल स्कैरिस। थोड़ा सा इसको फीमेल स्कैरिस, इट इज longer than male and female स्कैरिस इज कॉम्प्लान गर्ल। इस तरह से कोरिलेट कर सकते हो, इट इज कॉम्प्लान गर्ल। ठीक है, तो फीमेल इज कॉम्प्लान गर्ल, तो उसकी हाइट क्या होगी? ज्यादा होगी, उसका लेंथ लंबा होगा मेल से, आपको दिख रहा है। उसका सेकेंड, मेल इज कर्व्ड एट पोस्टेरियर एंड, ये मेल का एंटीरियर एंड है। एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर का मतलब होता है कोई चीज जहां से शुरू हो रही, दैट इज एंटीरियर, जहां पे खत्म हो रही दैट इज पोस्टेरियर। या बॉडी का हमारा जो फेस की तरफ सरफेस है दैट इज एंटीरियर, पीछे में पोस्टेरियर, दोनों तरह से कोरिलेट कर सकते हो आप। तो ये इसका एंटीरियर एंड है स्कैरिस का, ये है पोस्टेरियर एंड, यहाँ पे दिस इज पोस्टेरियर एंड। तो पोस्टेरियर एंड इज कर्व्ड, ये याद रखना। देखो यहाँ पे बिल्कुल कर्व्ड है, ये बिल्कुल मुड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ। फीमेल बिल्कुल स्ट्रेट है, ये जो पोस्टेरियर एंड है बिल्कुल स्ट्रेट है, कर्व नहीं है। तो पोस्टेरियर एंड यहाँ पे आपको दिखना है बिल्कुल स्ट्रेट है, ये कोई भी कर्व नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल कर्व है इस तरह से। तो पोस्टेरियर एंड इज कर्व्ड इन मेल, पोस्टेरियर एंड कर्व्ड है। यहाँ पे देखो स्ट्रेट है ये पोस्टेरियर एंड, कोई भी कर्व नहीं है। तो पोस्टेरियर एंड इज स्ट्रेट इन फीमेल। फिर तीसरा जो फीचर है जो मेल और फीमेल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके बेसिस पे, दैट इज प्रेजेंस ऑफ पीनियल सीटे, प्रेजेंस ऑफ पीनियल सीटे, मतलब दो काइटिनस स्ट्रक्चर, इस तरह से दो काइटिनस स्ट्रक्चर निकले होंगे इस तरह से। क्लियर, दो स्ट्रक्चर, जैसे मेरे फिंगर है वैसे दो स्ट्रक्चर यहाँ निकले होंगे मेल में, उसको बोलते हैं पीनियल सीटे। क्या बोलते हैं बच्चों? पीनियल सीटे। पीनियल सीटे। पीनियल सीटे यहाँ प्रेजेंट है, पीनियल सीटे यहाँ एब्सेंट है। तो थर्ड आप लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा कहीं आपको ना दिखे। थर्ड डिफरेंस क्या है? पीनियल सीटे is present in male ascaris। पीनियल सीटे क्या है? These are काइटिनस स्ट्रक्चर। किसके बने होते हैं? काइटिन के। काइटिन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। काइटिन इज ए पॉलीसेक्राइड। पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारे। सेक्राइड मतलब
सुगर यूनिट्स, इसका मतलब होता है पॉलीसेकेराइड मतलब शुगर यूनिट्स, बहुत सारे शुगर यूनिट्स यहाँ पे अटैच होते हैं। और जो शुगर यूनिट है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, मेनी शुगर यूनिट्स नाग। क्लियर? तो इस तरह से एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ये प्रेजेंट है, मेनी शुगर यूनिट्स। तो ये हो गया पीनियल सीटे इज प्रेजेंट इन मेल एस्कैरिस, ये याद रखना। फीमेल में यहीं पे चलो लिख देता हूं, पीनियल सीटे इज एब्सेंट, मींस जो पीनियल सीटे है दैट एक्ट एज कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये याद रखना। जैसे हमारे में पीनस है, ह्यूमन बींग्स में पीनस इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ऐसे यहाँ पे पीनियल सीटे है, पीनियल सीटे इज कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? उसके बाद इस तरह से, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा, फर्टिलाइजेशन इज। क्लियर? तो सेक्सेस यहां सेपरेट है, दो डिफरेंट मेल एंड फीमेल होगा, ये देख रहे हो आप। और दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब ऊपर से आप देखकर बता दो कि ये मेल है या फीमेल है, तो इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो आफ्टर ऑब्जर्विंग द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उसको देखकर अगर आप बता दो कि दिस इंडिविजुअल इज मेल, दिस इज फीमेल, जैसे ह्यूमन बींग्स में हम भी क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी मेल होगा तो मूछे दाढ़ी हो सकती है, होती ही है, मूछ दाढ़ी हो सकता है, फीमेल में एक्सेंट मिलेगा, तो ऊपर से ही देख के आप बता सकते हो कि मेल है या फीमेल है। तो यहाँ भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस दोनों मेल एंड फीमेल सेपरेटली आप देख रहे हो। तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, सो दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब बाय ऑब्जर्विंग external features, by observing external features, by observing external features, individual can be identified as male or female, क्लियर? तो इसको नोट करो आप, एज मेल और फीमेल, तो इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमारे में भी है, ह्यूमन बींग्स में भी है, और यहां भी है फाइलम एस्केहेल्मिन्स में। क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्लियर? तो इसको रब करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम। अब यहां पे जो डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट, दोनों तरह का डेवलपमेंट हो सकता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, तो दोनों तरह का डेवलपमेंट है बच्चों यहां पे। डेवलपमेंट is direct as well as
इनडायरेक्ट। तो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट कैसा है। दोनों तरह का डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट में लार्वा इज प्रेजेंट, यहां पे लार्वा एब्सेंट। कुछ लार्वल फॉर्म आप याद रख सकते हो, जैसे इधर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसके मेंबर है, और यहाँ पे लार्वा का नाम है, ऐसे मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज एस्कैरिस, इसके लार्वा का नाम है रैबिडिटी फॉर्म, लार्वा इज रैबिडिटी फॉर्म। यहाँ पे जो मेंबर है दैट इज एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा। Ascaris is also called as common roundworm. Encyclostoma is called as hookworm. This is hookworm, encyclostoma. इसके लार्वा का नाम है फाइलेरिफॉर्म लार्वा, फाइलेरिफॉर्म लार्वा। तीसरा जो मेंबर है दैट इज उचरेरिया, उचरेरिया, that is commonly called as filarial worm. It causes filaria या filariasis, हाथी पांव, elephantiasis। देखा आपने, पैर सूज जाते हैं लोगों के। तो उचरेरिया, इसमें जो लार्वा है that is microphyllary, microphyllary is the larva, या सिंपली माइक्रोफाइलेरिया भी आप बोल सकते हो। माइक्रोफाइलेरिया इज द लार्वा। फिर जो एस्कैरिस है, एस्कैरिस कॉजेज डिजीज, एस्कैरिएसिस, डिजीज एस्कैरिएसिस। जो उचरेरिया है causes filariasis और elephantiasis, हाथी पांव। हाथी पांव मतलब पूरा पैर हाथी के जैसा सूज जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। दैट्स वाई कॉल्ड एज elephantiasis। Severe swelling in the leg. Severe swelling in the leg. तो ये याद रखिए आपको, उचरेरिया कॉजेज, तो ये सब याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ट्रिकीनेला। ट्रिकीनेला इज विविपेरस। सारे यहाँ पे ओविपेरस है। विविपेरस मीन्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस। मतलब ये एक लिंग नहीं है, एक लिंग मीन्स ओविपेरस, और सारे क्या है, ओविपेरस हैं। ओविपेरस मीन्स बच्चों एक लिंग। तो नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरस? आंसर इज ट्रिकीनेला।
क्लियर? तो इतना याद रखना है। फिर सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं इस फाइलम के। तो एग्जांपल्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, तो फिर मैं नहीं लिख रहा बार बार उसी चीज को, तो एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो। क्लियर? तो ये भी फाइलम कंप्लीट हो गया आपका। जो पहले लाइफ साइकिल पढ़ाते थे स्कैरिस की, आजकल अब वो नहीं पूछते। क्लियर? तो इस तरह से याद रखना, या कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे लाइफ साइकिल स्कैरिस की, ऐसे अब आउट ऑफ सिलेबस है। क्लियर? तो ये फाइलम कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट फाइलम शुरू करेंगे एनेलिडा। थैंक यू।